हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एरोमेटिक क्लासेस के खूबसूरत से चैनल पे। और मैं आकाश खरवार आ गया हूँ फिजिक्स की क्लासेस लेके। उस फिजिक्स में आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, इस क्लासेस में, इस सीरीज में हम आप लोगों को नीट और जेई लेवल तक की पढ़ाई बताएंगे। जेई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे, जेई लेवल तक के कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। और फॉर माय इंट्रोडक्शन, मैं आकाश खरवार और मैं आपका फिजिक्स कोच हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जिसको बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या चैप्टर है? यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन की जब बात करते हैं, तो इससे पहले एनसीईआरटी में एक टॉपिक हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि वो टॉपिक अभी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो बेटा बहुत ही बेसिक चैप्टर था। और हम जितनी भी स्टडी करते हैं, उसका एक बहुत ही कंसाइज पार्ट इसमें था। और हम फिजिक्स में जितना कुछ पढ़ने वाले हैं, उस सबका सार यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले बात किसकी चीज की गई थी कि फिजिक्स क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है। यूनिट से पहले हमको ये पूछा गया था कि यूनिट तो ठीक है, पर यूनिट से पहले ये बताओ कि क्वांटिटीज क्या होती है। और क्वांटिटीज को समझने के लिए हमको समझना पड़ा कि लॉज क्या होते हैं। और लॉज को समझने के लिए ये पढ़ना पड़ा कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है। तो अपनी बात हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। नहीं 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 नहीं, साइंस से भी नहीं, हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे फिलॉसफी से। और फिलॉसफी से भी पहले एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ। ठीक है, तो हम अपनी बात यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम यूनिट्स पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये सवाल है मेरा कि आप लोग बताइए लाइफ क्या होती है। लिविंग सबको पता होता है, लिविंग बॉडीज क्या होती है, वो जो जिंदा है। पर लाइफ क्या होती है? लिविंग बॉडीज का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है। कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे सवाल हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कशन भी नहीं करने वाले हैं, ये अलग टॉपिक है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अर्थ पे जो लाइफ है वो बहुत समय पहले आई थी। और अलग अलग तरह के जानवर आए, उनका बहुत सारे आए, बहुत सारे चले भी गए। और आज के टाइम पर ह्यूमंस भी है, और जो ह्यूमंस के साथ कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ह्यूमंस ने बहुत समय पहले वो कुछ सोचना शुरू किए। और कुछ सोचना शुरू किए तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, और वो बहुत सारे सवालों को उन्होंने जोड़ दिया फिलॉसफी के माध्यम से। उन्होंने बोला कि जितने तरह के हमारे सवाल हैं, उन सभी को हम फिलॉसफी के अंदर पढ़ेंगे। पर ये फिलॉसफी धीरे 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 सवालों का ढेर इतना अंबार लग गया कि एक सब्जेक्ट के अंदर इस सबको पढ़ा ही नहीं जा सकता था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब अलग अलग तरह के सब्जेक्ट बांट लेते हैं। तो इस फिलॉसफी में अलग तरह के सब्जेक्ट बांटे गए, बहुत सारे तरह के। पर इन बहुत सारे सब्जेक्ट में से एक टॉपिक था जिसको हमने बोला साइंस। हाँ, फिलॉसफी में साइंस एक टॉपिक ही था जो कि उसका हिस्सा है। अब ये साइंस किसको बोला गया? तो बोला गया कि साइंस किसी भी चीज की लॉजिकल स्टडी को बोला जाएगा। किसी भी चीज का लॉजिकल स्टडी, हाँ भाई, किसी भी चीज की लॉजिकल स्टडी को साइंस बोला जाएगा। जैसे साइंस वर्ड आया है एक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं सिंटिया। और सिंटिया वर्ड का मतलब होता है टू नो। टू नो को हिंदी में बोलते हैं जानना। अगर यही चीज हम बात करें कि हिंदी में साइंस को क्या बोलते हैं, विज्ञान। और विज्ञान वर्ड आया संस्कृत के एक वर्ड से जिसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान या विज्ञान, इसका मतलब होता है कि हमको ज्ञान होना, हमको किसी के चीज के बारे में पता होना। उर्दू में एक वर्ड आता है साइंस के लिए जिसको बोलते हैं इल्म। इल्म का मतलब क्या होता है कि अच्छा, इल्म का मतलब होता है कि हमको किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी चीजें, जो भी साइंस से रिलेटेड वर्ड है, उन सब में साइंस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जान। अब जब हम जानेंगे, तो जानने के लिए हमको कुछ चीजें पूछनी पड़ती है, बिना पूछे कैसे जान जाएंगे। और जब पूछनी पड़ती है तो हमको कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। कौन से सवाल पूछने पड़ते हैं? तो सवालों का बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पर उन बहुत सारे सवाल में व्हाई एंड हाउ, किसी भी घटना को देखकर अगर हमने व्हाई एंड हाउ पूछा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक या लॉजिकल स्टडी है। तो साइंस की स्टडी कहां से स्टार्ट हुई थी? व्हाई एंड हाउ से। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं जरा। हम साइंस को अगले पेज पे समझते हैं।
साइंस। तो बोला गया कि साइंस तो किसी भी चीज की लॉजिकल स्टडी है। मैंने बोला कि ठीक है, ये समझ गए, पर साइंस को पढ़ते कैसे हैं? तो आपकी किताब में एनसीईआरटी में लिखा गया था कि साइंस को पढ़ने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कौन सा मेथड होता है? तो साइंटिफिक मेथड में बोला गया कि किसी भी चीज को 3 स्टेप्स में पढ़ना साइंटिफिक मेथड है। इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को देखना और किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखना क्या होता है और ऑब्जर्व करना क्या होता है, दोनों में चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को देखें और देखने के बाद हमारे दिमाग में उसके बारे में कुछ सवाल है। तो फिर देखना, देखने में अगर किसी को मैंने देखा और देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, तो वो एक नॉर्मल सीइंग, नॉर्मल वॉचिंग। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को देखें और देखने के बाद उसके पीछे के कुछ सवाल पूछें, उसको जानने की कोशिश करें। क्या जानने की कोशिश करेंगे? वही जो सवाल पूछे गए थे, व्हाई एंड हाउ। अच्छा, व्हाई एंड हाउ 2 सवाल पूछेंगे, तो हमको इसके जवाब में जो उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलेगा, वो मिलेगा इनका रीज़न। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ या कैसे हुआ? ये अगर कोई आपको आंसर बताए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको उसका रीज़न पता चला, उसका कारण पता चला। तो एक्चुअली में हमने पहले क्या पूछा? ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है? रीज़न। और तीसरा स्टेप साइंस की स्टडी में क्या आता है कि ऑब्जर्व कर लिया, रीज़नेट कर लिया, फिर उसके बाद आता है हम हमारे पास कि हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करें। तो ये साइंस के मेथड है, साइंस को पढ़ने के मेथड है। अब इस साइंस को कई तरह के पार्ट में बाँटा गया। साइंस 2-3 नहीं, कई तरह के हिस्सों में बाँटी गई है। आप सुने होंगे पॉलिटिकल साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, होम साइंस भी होती है, एग्रीकल्चर साइंस भी होती है, तमाम तरह की साइंस होती है। पर इन तमाम तरह की साइंस में साइंस को बेसिकली फंडामेंटल लेवल पर 3 चीज़ों में बाँटा गया था। ये 3 चीज़ें साइंस में क्या है? पहला वो जिस जो चीज़ें रिस्पॉन्ड करती हैं। दूसरा वो जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं और तीसरा वो जो चीज़ें रिज़ोनेट करती हैं। ये बुक के थोड़ा-सा बाहर है। रिस्पॉन्ड, रिएक्ट और रिज़ोनेट। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी चीज़ के साथ कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँ और वो उस डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स करे। जैसा कि मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं ऐसे उँगली करूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ बिगाड़ लेगा? कुछ मैं इस लैपटॉप को कुछ कर दूँ या किसी चीज़ को वॉल को कुछ ऐसे उँगली कर दूँ, कुछ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सामने रोड पे कोई जा रहा हो और मैं रोड पे जाके किसी को उँगली कर दूँ तो थप्पड़ मार देगा और अगर वो अपोज़िट जेंडर होता तो वो उसके साथ पूरा मोहल्ला थप्पड़ मारेगा मुझे, ठीक है? तो क्यों वो अच्छा इंसानों को छोड़ दो, मान लो कुत्ते को मैं जाके उँगली कर दूँ, कुत्ता भी काट लेगा। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो लिविंग बॉडीज़ है और लिविंग बॉडीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। तो जो रिस्पॉन्ड करती हैं उसको हम पढ़ते हैं लिविंग बॉडीज़ के अंदर और लिविंग बॉडीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। फिर उसके बाद क्या होता है रिएक्ट करना। रिएक्ट करना का मतलब क्या होता है कि अपने ट्रू नेचर को चेंज कर देना। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस कि हम जहाँ पर भी चेंज हो रहा होगा, अपने ट्रू नेचर को बदल रही होगी कोई चीज़, वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे होंगे? केमिस्ट्री। तीसरी चीज़ है रिज़नेट करना। रिज़नेट करने का मतलब क्या होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका हम कारण जानते हो, इसी को बोलते हैं फिज़िक्स। यानी कि एक चीज़ को ऊपर फेंका जाए, वो नीचे गिरेगी। इसका हम कारण जानते हैं, पर इसको कारण जानने के बावजूद भी हम इसका कुछ कर थोड़ी पाएँगे। हम जानते हैं कि ये कारण है, इसकी वज़ह से गिर रहा है। मैं उस कारण को खत्म कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो हम केवल इसका रीज़न जानते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिसका रीज़न हम जानते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये स्टडी है किसकी? फिज़िक्स की। और फिजिक्स की डेफिनेशन अगर आप कहीं पढ़े होंगे, तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना एंड लॉज ऑफ यूनिवर्स। यानी कि फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में और लॉज ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ठीक?
अब मेरा सवाल यहाँ पर एक है कि ये नेचर आखिर किस चिड़िया का नाम है? नेचर को डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि जब नेचर वर्ड को यूज़ किया जाता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये फूल, पत्ते, पेड़, पौधे, नदियाँ, झरने एकदम कतई रोमांटिक हुए पड़े बैठे रहते हैं। चाँद, सितारे, फूल और खुशबू, ये तो सारे फसाने हैं। नेचर की डेफिनेशन कुछ और है बाबू। ये सब मासूमों को फँसाने के तरीके हैं। नेचर क्या है? नदियाँ हैं, ना झरने हैं, ना कुछ। और जब नेचर ये नहीं है, तो फिर नेचुरल फिनोमेना क्या है? अच्छा, पहले तो ये चीज़ पहला डाउट ये है। दूसरा डाउट मेरा ये है कि हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं कि मोटर कैसे चलती है, पंखा कैसे चलता है, मैग्नेट एक-दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं लेंस कैसे एक्ट करता है, लाइट कैसे बिहेव करती है। ये सब नेचुरल है। पंखा चलना नेचुरल चीज़ है क्या? बल्ब जलना नेचुरल चीज़ है क्या? फिज़िक्स में तो यही पढ़ते हैं और इसको हम नेचुरल बोल रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये सब चीज़ें तो आर्टिफ़िशियल है। कार के बारे में पढ़ते हैं, कार का मोशन पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें कैसी हैं? आर्टिफ़िशियल नज़र आती हैं, पर हम क्या बोल रहे हैं? फिज़िक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? भैया हम तो नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर, नेचुरल फिनोमेना। इस वर्ड पे तो आते हैं। ये तो अभी भी मतलब पहले तो इसका डाउट क्लियर करते हैं। ये तो अभी आगे की चीज़ है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचर क्या होता है? आओ समझते हैं। अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। मैं बात करना चाहता हूँ यूनिवर्स की, हिंदी में जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक? मैं पूछता हूँ कि इसकी क्रिएशन कैसे हुई थी? आप लोगों के दिमाग में एक जवाब होगा कि जी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि अच्छा जी ठीक है, मैं बात मान गया बात आपकी। लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी में जो थ्योरी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? थ्योरी वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा हुआ होगा ये हम प्रेडिक्ट करते हैं, 100% गारंटी नहीं है कि यही हुआ था और ये बात सच भी है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी केवल एक थ्योरी है जो कि बहुत फेमस है, वरना यूनिवर्स के क्रिएशन के एक से बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ और हम एक-एक थ्योरी की बात करने लगेंगे तो फिर हो चुका काम। ठीक है? सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी इसमें बिग बैंग थ्योरी के साथ-साथ वो थ्योरी है जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, वो भी बहुत जानी-मानी थ्योरी है। खैर, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। बिग बैंग थ्योरी बोला गया था, ठीक है। अब साइंस में एक थ्योरी और है जिसको हम बोलते हैं कॉज़ एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉज़ एंड इफेक्ट। ये कॉज़ एंड इफेक्ट की थ्योरी क्या है? कॉज़ एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है, ये कहती है कि अगर हमको कुछ कॉ इफेक्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई कॉज़ रहा होगा और इस कॉज़ ने इस इफेक्ट को जन्म दिया। यानी कि अगर कॉज़ नहीं तो इफेक्ट नहीं। और यही बात है कि जादू जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, चमत्कार जैसा कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। उस कारण वो कारण हो सकता है हमको पता हो या हो सकता है हमको पता ना। जिस चीज़ का कारण हमको पता होता है, हम उसको बोलते हैं कि ये साइंटिफिक है। जिस चीज़ का कारण हमको नहीं पता होता, हम बोलते हैं उसको चमत्कार है। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप अज़्यूम करिए 1 टू 10 के बीच में कोई नंबर, कोई भी नंबर अज़्यूम कर सकते हैं, ठीक है? और उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 9 से। ट्रिक जानते होंगे लेकिन फिर भी करते रहिए। मैं थोड़ा-सा और इसमें इलैबोरेट करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये सब चीज़ें जानते होंगे थोड़ी बहुत। 1 टू 9 के बीच में कोई नंबर अज़्यूम करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से। फिर जो भी नंबर आ रहा है उसको माइनस कर दो 5 से। 5 से माइनस करने के बाद आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, अल्फ़ाबेट में उनमें से उस नंबर पे आने वाला जो वर्ड है, उस वर्ड को चुनिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके दिमाग में 1 नंबर आ रहा होगा तो आप ए को चुनिए, 2 नंबर आ रहा है तो आप बी को चुनिए, 3 नंबर आ रहा है तो आप सी को चुनिए, 4 आ रहा है तो डी को चुनिए, 5 आ रहा है तो ई को चुनिए। यानी कि उस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट को चुनिए। और उस अल्फ़ाबेट से किसी ऐसी कंट्री का नाम पूछिए जो मैं शायद प्रेडिक्ट ना कर पाऊँ, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल कंट्री सोचोगे तो मैं प्रेडिक्ट कर ही लूँगा। ऐसी कंट्री का नाम सोचिए जो अनप्रेडिक्टेबल जो मुझे ना पता चले, ठीक?
कंट्री का नाम सोच लिया, कंट्री के नाम की स्पेलिंग अपने दिमाग में एक बार फिर से रिपीट करो और सोचो। और जो कंट्री का नाम है, उसमें जो सेकंड वर्ड है, उससे एक एनिमल का नाम सोचो। कंट्री के सेकंड वर्ड से स्पेलिंग में जो सेकंड वर्ड आता है, उससे एक एनिमल का नाम सोचो। सोच लिया? कंट्री का नाम डेनमार्क और एनिमल का नाम एलिफेंट होगा। पता नहीं, शायद। अगर हाँ, तो कमेंट में लिख देना, अगर मैंने सही गेस किया हो तो। और अगर सही गेस किया है, तो मैं बता देता हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ट्रिक भी नहीं है। कॉज़ अगर आपको पता हो, तो आप इफ़ेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही समझाना था। मुझे कॉज़ पता था इस बात का, इसलिए मैंने बता दिया आपको इफ़ेक्ट। अब कॉज़ किसी को पता होगा इफ़ेक्ट प्रेडिक्ट कर सकता है, पर इफ़ेक्ट से कॉज़ का पता चलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो यूनिवर्स की क्रिएशन है, ये किससे दिखती है? हमको दिखाई पड़ती है, इफ़ेक्ट है। तो हम समझते हैं कि इसका कुछ न कुछ कॉज़ रहा होगा, लेकिन इफ़ेक्ट से कॉज़ को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं। उसको हम ये नहीं बोलते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। ये क्या है? थ्योरी। ठीक? तो ये जो सिस्टम बना है, जो यूनिवर्स बना है, इसका कुछ तो क्रिएशन हुआ। लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड रहता हूँ कि इस कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के बीच में, कॉज़ मान लेते हैं कि मिट्टी और पानी है, उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मिट्टी और पानी से मिट्टी का घड़ा भी बनता है, मिट्टी और पानी से गुल्लक भी बनता है, मिट्टी और पानी से बहुत तमाम तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और मैं एज़ अ पर्सन, मैं भी मिट्टी और पानी का ही बना हूँ। और आप भी सामने बैठे हुए मिट्टी और पानी के ही बने। लड़कियाँ आधा किलो मेकअप और जोड़ लो, मिट्टी, पानी और आधा किलो मेकअप। और ख़ैर, आधा किलो मैंने कम बोला है, इज़्ज़त बचाने के लिए। लेकिन बेसिकली इंग्रीडिएंट यही है, ठीक है? तो कॉज़ इफ़ेक्ट में कॉज़ हमको पता है कि मिट्टी और पानी, पर उसके इफ़ेक्ट तो बहुत सारे हैं। इन बहुत सारे इफ़ेक्ट में अलग-अलग इफ़ेक्ट सेम कॉज़ से कैसे बन सकता है? सेम इंग्रीडिएंट से अलग-अलग प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? बनने के लिए ज़रूर बीच में किसी न किसी को इन्वॉल्व होना होता होगा, और जो इन्वॉल्व हो रहा है वो इफ़ेक्ट को बदलता होगा। इन्वॉल्व होने वाले को मैं बोलता हूँ क्रिएटर। इन्वॉल्व होने को क्या बोलते हैं? इन्वॉल्व होने वाले को क्या बोलते हैं? क्रिएटर। जैसे मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बनाने वाला क्रिएटर कुम्हार है, मिट्टी से मिट्टी का गुल्लक बनाने वाला भी कुम्हार है, मिट्टी की और पानी वाला जो पर्सन मैंने बना हुआ है, वो नेचर है, या फिर बोल देते हैं कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है? तो ये बीच में जो क्रिएटर है, ये पूरा-पूरा डिफरेंस क्रिएट करता है कि वही इंग्रीडिएंट दे दो और उसी इंग्रीडिएंट से वो तमाम तरह के घर में अपने सोचो, घर में किचन में सेम इंग्रीडिएंट है, पर उन्हीं सेम इंग्रीडिएंट से मम्मी को बोलो कि मम्मी अ, वही मसाला और वही प्याज़, टमाटर यूज़ करके वो कभी कुछ और सब्ज़ी बनाते हैं, कभी कुछ और सब्ज़ी बनाते हैं, कभी कुछ और सब्ज़ी बनाती हैं। इंग्रीडिएंट वही है, क्रिएटर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो बनाना क्या चाहता है। तो वही बात है कि कॉज़ हमको पता है, इफ़ेक्ट अलग-अलग हो सकता है, और कॉज़ को इफ़ेक्ट में बदलने वाला जो है वो कौन है? क्रिएटर। तो मुझे ये बताओ कि यूनिवर्स जो हमको इफ़ेक्ट दिख रहा है, इसका कॉज़ मान लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी रही होगी, लेकिन कोई तो क्रिएटर होगा। जो कि है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को का नाम लेते ही बहुत लोग अपने मन में भगवान को याद कर रहे होंगे, लेकिन फिज़िक्स में इसी चीज़ को बोला जाता है नेचर। क्या बोलते हैं हम? नेचर। तो अगर आपसे पूछा जाए फिज़िक्स में कि नेचर क्या होती है? तो आप बोलेंगे नेचर इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। एक्चुअली में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पहले से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बैच है, ये चलेगी थोड़ी फास्ट ट्रैक बैच है एक, लेकिन इसमें पहले वाले चैप्टर में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, ठीक? आपको लगता होगा कि पहले वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको 1-2 क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वाले चैप्टर को मैं थोड़ा-सा लंबा पढ़ाऊँगा। उसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी और बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको फिज़िक्स के बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर कर देती है। फिज़िक्स की थ्योरी पढ़ने जाने से पहले आपके मन में जो कई सारे सवाल होते हैं, वो सवाल पहले ही क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर पे थोड़ा-सा ज़्यादा समय लेता हूँ, ठीक है? बने रहना, पेशेंस दिखाते रहना अपना। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को हम क्या बोल रहे हैं? नेचर। अब ये जो नेचर है, ये नेचर या मान लो क्रिएटर है, इसने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। अब इन ऑर्गेनाइज़ चीज़ों को एक साथ परफेक्टली रन करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर सपोज़ करिए कि आपने एक कंपनी बनाई और वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई है, जैसे टाटा-वाटा टाइप की कंपनी है, ठीक है? और उतनी बड़ी कंपनी को रन करना है।
तो आप हर एक जगह पे बैठ के उसको गाइड तो नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे सिस्टम बना देते हैं, कुछ ऐसे लॉज़ बना देते हैं कि हम रहें या ना रहें, जो काम है वो एज़ इट इज़ चलता रहना चाहिए। तो जब हम रहें या ना रहें और काम एज़ इट इज़ चलता रहे, इसको जब लॉज़ बनाने पड़ेंगे, तो क्या नेचर को ऐसा लॉ नहीं बनाना पड़ेगा? कंपनी एक बनाने के लिए ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज़ बनाने पड़ते हैं, तो नेचर को चलाने के लिए ऐसा लॉज़ बनाना पड़ेगा। तो नेचर ने कुछ लॉज़ बनाए हैं, जो जिस लॉज़ के बेसिस पे यूनिवर्स गवर्न करता है, उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? लॉ ऑफ यूनिवर्स। और नेचर में हो रही जितनी भी घटनाएँ हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना का नाम जैसे ही लेते हैं, तो सबके दिमाग में आ जाता है कि बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, यही सब नेचुरल फिनोमेना है। अरे भैया, दिन में धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, सुबह से शाम हो रहा है, शाम से सुबह हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, ये सब भी नेचुरल फिनोमेना ही है बाबू, ठीक? तो ये जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं नेचर में, वो सब नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, मैं और कुछ कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा था। कि जैसे फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सब कैसी चीज़ें हैं? ये सब आप लोगों को लग रहा है कि ये नहीं, ये तो अपना आर्टिफ़िशियल है। आर्टिफ़िशियल नहीं है, मैन मेड है, मैन ने बनाया है इसको। लेकिन गवर्न करने का जो सिस्टम है, वो अभी भी नेचर का है। क्योंकि हमने तार जोड़ के करंट प्रोवाइड कर दी है, करंट बहा ली है, लेकिन तार से करंट फ्लो करेगी, ये नेचर ने डिसाइड किया था। हाँ। ये एलईडी हमने बहुत सारी एलईडी इसमें लगा रखी है जो ग्लो कर रही हैं। लेकिन करंट देने पर कुछ चीज़ें होंगी जो लाइट एमिट करेंगी, ये नेचर ने डिसाइड किया था, हमारे बस में नहीं है। नेचर जिस दिन चाहे इस चीज़ों को वापस ले सकती है, उस दिन धरे के धरे रह जाएँगे, ये सब कुछ बना के भी। तो नेचर क्या है? क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नेचुरल फिनोमेना क्या है? वो फिनोमेना जो नेचर में लगातार डे टू डे लाइफ में घटती रहती है। और नेचर ने कुछ लॉज़ बनाए हैं जिनके बेसिस पे यूनिवर्स गवर्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉज़ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है? आते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अपने पास 3 चीज़ों की समझ हुई। अब इन 3 चीज़ों में मुझे ये समझना है कि फिर इसमें हम इन चीज़ों की स्टडी क्यों और कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इंसानों की चुल है, हर चीज़ को जानने की, ठीक है? और यही चुल है जो हमको बाकी जानवरों से अलग बनाती है, ठीक है? पहली चीज़। क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी एनिमल्स में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप मानते हैं नहीं है वो अलग बात है। पर टेक्निकली तो है ही। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे तो है ही। और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो सब हमारी साइंस के लिए क्यूरियोसिटी और नॉलेज से हुई। ठीक है? तो अपनी क्यूरियोसिटी की तड़प को कम करने के लिए हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? सपोज़ करो, मैंने लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल इसीलिए लिया था कि जब ह्यूमन्स यहाँ पर रहना स्टार्ट किए हों, तो ह्यूमन्स ने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि क्या केवल ह्यूमन्स ने देखा होगा? क्या कुत्ते, बिल्ली जो भी उस टाइम पे, उससे पहले डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा यूनिवर्स? उन्होंने नहीं धूप निकलते हुए देखी होगी, उन्होंने नहीं तारे टूटते हुए देखे होंगे, सबने देखा होगा। लेकिन मैंने बोला कि देखना अलग चीज़ है, ऑब्ज़र्व करना अलग चीज़ है। साइंटिफिक मेथड का पहला तरीका क्या होगा? लाइफ जब स्टार्ट हुई होगी, तो ह्यूमन्स ने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होगा, बाकी लोगों ने चीज़ों को देखा होगा, ठीक है? अब ऑब्ज़र्व किया होगा, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, कुछ क्या मोस्टली चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। लेकिन समझ ना आने के बावजूद भी हम चीज़ों को देखते तो रहे, जानते तो रहे। क्योंकि जब साइंस स्टार्ट हुई थी, तो बहुत बेसिक लेवल पे थे हम, बहुत बेसिक लेवल पे। आप शुरू की साइंटिफिक थ्योरी सुनिए, आपको लगता है कि मतलब ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं। साइंस ऐसे-ऐसे थ्योरी से स्टार्ट हुई थी, जो पागलों वाली थ्योरी, सुन के हँसी निकल जाती है। लेकिन यही चीज़ सबसे बड़ा मोटिवेशन का तरीका भी है, कि जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर देखो कि साइंस ने अपने लगातार कंटीन्यूअसली इतनी ग्रोथ की है, कि आज किसी भी फ़ील्ड का आदमी हो, उसको अपने काम के लिए साइंस पे डिपेंड रहना पड़ता है।
चाहे वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ आदमी हो, चाहे पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आदमी हो, चाहे खुद रिलीजन से जुड़ा हुआ आदमी हो, क्यों ना हो, जो दिन भर साइंस को गाली देता है, बैठा कहाँ रहता है टेबल पे, सामने माइक लगी होती है, सामने कैमरा लगा होता है, यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और बोलता है कि साइंस ने लोगों को बर्बाद किया है। फिर बोल किसमें रहे? माइक साइंस ने बनाई, कैमरा साइंस ने बनाया, यूट्यूब साइंस ने बनाया, गाली साइंस का है, लेकिन दिल इतना बड़ा होना चाहिए, सबकी गाली सुन के सबको प्रोवाइड करते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो साइंस सबसे बड़ा मोटिवेशन का तरीका भी यही है साइंस से, कि साइंस की थ्योरी शुरू में बहुत गलत हुआ करती थी, लेकिन आज किसी भी फील्ड का आदमी हो, वो साइंस पे डिपेंड रहता है। और साइंस हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारा ख़्याल आया, लेकिन शुरू में कुछ भी समझ नहीं आया। तो आप सपोज़ करिए कि जैसे बचपन में हम लोगों ने जब पैदा हुए थे, तो हम लोग बहुत सारे गेम देखना स्टार्ट किए थे। तो समझ लो कि जो यूनिवर्स है, वो एक चेस गेम की तरह है। अगर आपको चेस गेम के बारे में पता हो तो चेस गेम समझ लेना, वरना क्रिकेट समझ लेना या किसी भी गेम को समझ लेना। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसी भी गेम को लेके समझोगे, समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक चेस गेम चल रहा है। अब इस चेस गेम को मैं बचपन में देखना स्टार्ट किया। बचपन में क्या, मान लो अभी भी नहीं रूल पता है, अभी देखना स्टार्ट किया। सॉरी। तो मुझे तुरंत समझ में तो नहीं आ जाएगा ना कि चेस गेम में क्या चल रहा है। ये क्या छोटे-छोटे पागल हुए पड़े हैं, कोई 1 चल रहा है, कोई 2 चल रहा है, कोई तिरछे चल रहा है, कोई ये चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करना और स्टार्ट करेंगे और ऑब्ज़र्व करूँगा और ऑब्ज़र्व करूँगा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मुझे कुछ-कुछ चीज़ें उसमें समझ में आनी शुरू होंगी। कुछ-कुछ चीज़ें में समझ में आनी शुरू होगी, तो फिर मुझे लगेगा कि अच्छा, ये जो छोटा-सा ना जिसको प्यादा बोलते हैं, ये 1 कदम चलता है और ये जो घोड़े जैसा जिसपे बना हुआ है ना, ये 2.5 कदम चलता है। इसको ऊँट बोलते हैं, ये तिरछे चलता है। ये सब धीरे-धीरे समझ में आना शुरू होगा। तो ऑब्वियसली जब आना शुरू होगा समझ में, तो मुझे उन टर्म्स को जानना पड़ेगा, जिन टर्म्स में चेस खेला जाता है या चेस को समझा जाता है। हमको अगर जब तक वो टर्म्स नहीं पता होंगे, तब तक हम चेस गेम को देख के समझ तो सकते हैं, पर सामने समझा नहीं सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है? सेम एज़ फॉर क्रिकेट गेम, फुटबॉल, जो भी गेम को समझना चाहते हैं। तो जब भी चेस गेम को हम समझ रहे हैं, तो हमको चेस गेम को देख-देख के कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। तो जब देख-देख के कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, तो हमको कुछ टर्म्स चाहिए होंगे उनको समझने के लिए, ठीक है? तो उसी तरह से जब यूनिवर्स बना था और नेचर को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो नेचर की कुछ-कुछ चीज़ें हमको समझ में आने लगी धीरे-धीरे केवल और केवल ऑब्ज़र्वेशन से। तो ये चीज़ें जो हैं, इन सबको हम बोलते हैं कि ये रूल्स हैं, जो कि यूनिवर्स के, और इसको क्रिएट करने वाला कौन है? क्रिएट करने वाला कौन है? नेचर है, ठीक है? तो ये रूल्स या लॉज़ ऑफ यूनिवर्स है, जिसको क्रिएट करने वाला कौन है? नेचर। अब ये चीज़ें धीरे-धीरे हमको समझ में आने लगी कैसे? जैसे कि हम देख रहे होते हैं किसी गेम को और वो देखते-देखते धीरे-धीरे समझ में आ रहा हो। तो इन गेम्स को हमने धीरे-धीरे जब कुछ थे तब तो हमने याद कर लिया। पर सॉरी, जब वो बहुत ज़्यादा हो गए और हमको समझने में मुश्किल हुई, तो हमने बोला कि अब इसको कंपाइल करके किसी एक बुक में या किसी एक रूल बुक में लिख देते हैं और रूल बुक में लिख के हम उसको बाद में पढ़ते जाएँगे। तो ये जो रूल बुक है किसकी? ऑफ स्टडीइंग नेचर, रूल बुक ऑफ स्टडीइंग नेचर। इसी रूल बुक को हम क्या बोलते हैं? इसी रूल बुक को हम बोलते हैं फिजिक्स। यानी फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? रूल्स एंड लॉज़ ऑन व्हिच यूनिवर्स एंड नेचर गवर्न्स। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, क्या लिखा गया है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना एंड लॉज़ ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड फिजिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेना, लॉज़ ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड फिजिक्स। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जब हम फिजिक्स में रूल्स या लॉज़ को समझ रहे हैं, तो मैंने बोला कि कुछ टर्म्स चाहिए होंगी, उन टर्म्स को जाने बिना हम लॉज़ और रूल्स को नहीं समझ सकते। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं टर्म्स शुड बी रिक्वायर्ड terms should be required to understand the laws of
यूनिवर्स, द लॉज ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि उसके बिना हम यूनिवर्स के लॉज को समझ नहीं सकते। ये टर्म्स या ये जो भी क्वांटिटीज, जो भी टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे हम समझ रहे हैं लॉज ऑफ यूनिवर्स को, एक चीज और हुई इसमें कि एंड वी कुड मेजर इट, वी कुड मेजर। तो ये दो प्रॉपर्टी जैसे ही हो जाए तो हम इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर हम लॉज ऑफ यूनिवर्स को समझते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज में कौन क्वांटिटीज को रखा जा सकता है? वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज क्या क्या है? नॉन मेजरेबल जैसे दर्द है, प्यार है, क्रोध है, गुस्सा है, ठीक है? ये सब चीज़ों को मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इसको हम केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। अब जब फिज़िकल क्वांटिटी आई, तो फिज़िकल क्वांटिटी का बेसिक पर्पज़ क्या था? बेसिक पर्पज़ ये था कि वी कुड मेज़र इट, यानी कि इसको हमको प्राइमरी चीज़ इसकी क्या थी? मेज़रमेंट। और जब हम किसी चीज़ को मेज़र करने जाते हैं, तो मेज़रमेंट कंपैरिज़न होता है किसी एक जिसको बेसिक या स्टैंडर्ड बोलते हैं। किसी एक बेसिक या स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करना ही हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो वो बेसिक या स्टैंडर्ड चीज जिससे हम कंपेयर करके किसी भी मेजरमेंट को निकालते हैं, उसको हम उस फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या है? यूनिट बोलते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय विच वी कैन कंपेयर एंड मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। ठीक है? इस बात को लिखना है, लिख देते हैं, अदरवाइज़ आप लोग लिख सकते हैं, समझदार तो आइए अब हम समझते हैं अगले टॉपिक में कि यूनिट क्या होता है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी समझ लिए, अब यूनिट की बात करने वाले हैं कि यूनिट क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली यूनिट को मैंने बोला कि क्या है? ये बेसिक या स्टैंडर्ड वो टर्म है जिससे कंपेयर करके हम किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टर्म by which we can measure a physical quantity, by which we can measure a physical quantity। ठीक बात है? तो यहाँ से हमको यूनिट की बात समझ में आ गई। अब फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल यूनिट की बात हो गई, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितने तरह की होती हैं। मैं आगे थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो नहीं, तीन समझ लेते हैं सारे एक साथ। ठीक है? एक है बेसिक और फंडामेंटल। कौन सी है? बेसिक या फंडामेंटल। जो हमारी दूसरी है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड, और जो तीसरी हमारी है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है? तो तीन तरह की क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो बेसिक में हमारे पास गिन चुन के वो है टोटल 7 क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को हम और फर्दर पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमने बेसिक से मिलाकर बनाया है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, ये मैथ्स की क्वांटिटीज है जिनको फिजिक्स में यूज लिया जाता है फिजिक्स के लॉज को पढ़ने के लिए। ठीक है? तो हम जरा इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेसिक क्वांटिटी की, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है? नाम से ही जाहिर है कि बेसिक होने का मतलब कि इसको और फर्दर भागों में ब्रेक नहीं किया सकता। लिख सकते हैं
we cannot break these quantities into further smaller quantities, into further smaller quantities। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स लिखने हो अगर, तो इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ एक दो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, मास हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, एटसेट्रा। अभी सातों का नाम लिख लेते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये मास, लेंथ, टाइम, ये तीन तरह के मैंने बता दिए। ठीक है, दूसरा कौन सा मैंने बोला? डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है, मिला के बनाया गया है। दोज क्वांटिटीज which are derived from those quantities which are derived from fundamental quantities, fundamental quantities। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को लिख लेना। कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल की और डिराइव्ड की। जो तीसरा मैंने बोला था, कौन सा, क्या बोला था मैंने? तीसरी क्वांटिटी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, सॉरी, दोज मैथमेटिकल टर्म्स which are used as physical quantity, which are used as physical quantities। ठीक, इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दो ही हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं दोनों। ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल है जो प्लेन में जाके नापते हैं, दो ऐसे लाइंस के बीच का एंगल जो सेम प्लेन में लाई करती हो। और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड का मतलब यहाँ मजबूत से नहीं है, सॉलिड एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 2D में नहीं 3D में नापा जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई? पिछले इस पे देख लीजिए आप स्लाइड पे, बेसिक क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में मैंने बताया, और आगे मैंने बता दिया इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, अब मैंने बोला था कि 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले हम लिखेंगे उसका इधर नेम, फिर लिखेंगे उसकी यूनिट, फिर लिखेंगे उसका सिंबल, और फिर लिखेंगे उसका डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, वैसे अगर टारगेट बैच वाले हो या फिर पढ़ा हुआ है तो पता होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नेम में पहली क्वांटिटी है मास। मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में? मैं डायरेक्ट एसआई यूनिट ही बता रहा हूँ। एसआई सिस्टम में मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम का केजी,
और इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है m। ध्यान रखना, डायमेंशन को बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है, और कुछ खास जरूरत नहीं। ठीक, फिर दूसरी क्वांटिटी है लेंथ, तीसरी क्वांटिटी है टाइम, चौथी क्वांटिटी है टेम्परेचर, चौथी क्वांटिटी होगी, पांचवी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर को आप लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिख लेना, इलेक्ट्रिक करंट। छठी जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो सातवीं क्वांटिटी है अपनी, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है एसआई में? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ठीक है, सिंबल में ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंबल साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका जो सिंबल बनता है वो कैपिटल लेटर से बनता है। तो मीटर को का सिंबल होता है स्मॉल m, सेकंड का होता है स्मॉल s, केल्विन का कैपिटल के क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट के नाम पे था, एम्पियर का कैपिटल A क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पर था, कैंडेला का CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल MOL होता है, सिंबल में E हटा देते हैं। डायमेंशन सबका लिखना चाहेंगे तो लेंथ का डायमेंशन हो जाता है L, टाइम का डायमेंशन होता है T, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है थीटा या K। ठीक है, फिर उसके बाद करंट का डायमेंशन होता है A, कैंडेला का डायमेंशन होता है CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन होता है MOL। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फिर इसके बाद दो सिस्टम और है जिसको हम बोलते हैं CGS और FPS। ठीक है, MKS सिस्टम भी एक होता है। MKS सिस्टम में जो मास, लेंथ और टाइम होती है उसकी यूनिट SI सिस्टम के बराबर ही होती है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ठीक है, देखो, मास, लेंथ और टाइम, इन दोनों में केवल तीन ही क्वांटिटी की यूनिट बताई गई है CGS, FPS और MKS में। मास की जो यूनिट होती है यहाँ पे CGS में वो होती है ग्राम, और FPS में जो होती है वो होती है पाउंड। ठीक है, लेंथ में अगर बात करें तो इसकी होती है सेंटीमीटर, और FPS सिस्टम में इसको मेजर करते हैं फुट में। टाइम की यूनिट यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, और MKS में भी सेकंड ही होती है। MKS का भी मैं लिख देता हूँ, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, ये जो यूनिट है ये यूनिट USA में बहुत ज्यादा पॉपुलर है FPS सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन का जो पहला लेक्चर था आई होप उसको समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी लूंगा तो उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इस चैप्टर से आपको जितनी भी चीजें हैं, जो टेस्ट हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जो नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, एरोमेटिक क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो आप इसका रिविजन करते रहिए और साथ में बने रहिए एरोमेटिक क्लासेस के। हम लोग आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और उसको जहां तक हो सकता है वहां तक हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अच्छे लेवल तक आपको तैयार किया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।